चुके थे दोस्तों हम लोग, ठीक है। आज अभी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से देखेंगे। तो बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया। भारत के संदर्भ में हम लोग को विचार करना है, ठीक है। बोल रहा है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज स्टेडीली डिक्रीज इन द लास्ट डिकेड। बोल रहा है लास्ट डिकेड में मतलब अंतिम दशक में जो जीडीपी में भारत का गुड्स और सर्विस का जो एक्सपोर्ट है वो लगातार घटा है दोस्तों। ऐसा हुआ होगा क्या, हमेशा घटा होगा, लगातार नहीं हुआ होगा, है कि नहीं। क्योंकि कोविड के टाइम में हम लोग हमारा जो एक्सपोर्ट है दोस्तों सर्विस का खासकर वो बढ़ा है, ठीक है। और ठीक है, तो लगातार कोई भी चीज़ घटता बढ़ता नहीं है, ठीक है। अगर बोलेगा कि भारत का जीडीपी लगातार बढ़ा है, सही बात है, जीडीपी भारत का लगातार जो है बढ़ा ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या जीडीपी का ग्रोथ बढ़ा है, तो वो नहीं हो। क्या जीडीपी का परसेंटेज बढ़ा है लगातार, नहीं। तो याद रखिएगा जब भी परसेंटेज दिया हो किसी चीज़ का या ग्रोथ दिया हो तो वो कभी लगातार नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो पहला गलत है। दूसरा बोल रहा है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एज ए परसेंटेज, फिर यहाँ आ गया कि जीडीपी में आयात का प्रतिशत लगातार बढ़ा है, तो ये भी नहीं होगा। कभी भी परसेंटेज हो ग्रोथ हो वो नहीं होता है, ठीक। फिर है कि ट्रेड एज ए परसेंटेज, यहाँ भी देखिए परसेंटेज आ गया कि परसेंटेज जीडीपी का परसेंटेज के रूप में ट्रेड जो व्यापार है वो लगातार घटा है, ये भी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अगर अमाउंट देखेंगे तो बड़ा घटा होगा, हो सकता है लगातार बढ़ा, लेकिन अगर परसेंटेज आ जाए ग्रोथ आ जाए तो वो नहीं होगा, ठीक। बोला सर्विस ट्रेड बैलेंस हैज स्टेडीली बीन पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए ना, कभी यहाँ पर ना तो परसेंटेज लिखा है ना तो आपका ग्रोथ रेट लिखा है, तो क्या होगा, हाँ सर्विस का जो ट्रेड है वो भारत का लगातार पिछले 10 साल में पॉजिटिव हुआ है, ये हमारा सही होने का चांस है, ठीक। तो आंसर होगा दोस्तों केवल 4। तो याद रखिएगा जब भी ग्रोथ हो, रेट हो, ग्रोथ रेट या परसेंटेज, तो वो कभी भी लगातार घटेगा बढ़ेगा नहीं। लेकिन अमाउंट में पूछे, संख्या में, तो हाँ हो सकता है, चांसेस है, ठीक है। तो 37 देखते हैं, 36 का आंसर सी। 37 देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज हैज़ द हाईएस्ट शेयर इन द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट लास्ट ईयर। बोल रहा व्यापारिक जो निर्यात है दोस्तों उसमें सबसे अधिक हिस्सा किसका था, तो ज़्यादातर किसका था या किसका है, वो किसका रहता है। हम लोग जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है दोस्तों उसका सबसे ज़्यादा हम लोग इम्पोर्ट भी करते हैं और उसका एक्सपोर्ट भी करते हैं, याद रखिएगा। तो 37 का होगा ए दोस्तों। हम लोग कच्चा तेल ये सब खरीदते हैं बाहर से, ठीक है, और उसको बना के प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे वैसलीन है, फिर उसके बाद जैसे कैस्ट्रोल है, ये सब है ना। तो 37 का दोस्तों ए होगा। 38 देखते हैं, और किन कारणों से 1969 में बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ दोस्तों। बैंक नेशनलाइजेशन 1969 में हुआ, क्यों हुआ होगा, क्योंकि पहले के जो बैंक थे वो गांव में थे, शहर में सीमित थे, गांव में कोई खोलना नहीं चाहता था। गांव में खोलने के लिए बोला जाता था, नहीं खोलते थे, तो सरकार बोली कि ठीक है हम इसका राष्ट्रीयकरण करेंगे, सभी बैंक का मालिक होगा सरकार, और फिर सरकार जब मालिक हो जाएगा तो जो बोलेगा वो सुनना पड़ेगा। तो बैंकों को शहरी रूरल एरिया में एक्सपेंड करने के लिए हुआ, सही है। फिर पूरा एग्रीकल्चर और इस समय लोन पहले नहीं देता था बैंक, लेकिन अब जब सरकार बोला कि राष्ट्रीयकरण कर देंगे तो देगा, तो ये भी हुआ ये कारण से। तो उसके बाद बैंक का जो ऋण पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए नहीं मिलता था, है ना, परियोजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए किया गया, ये भी सही है। ताकि जो पहले क्या था कि बड़े बड़े जो घराना था, टाटा था, बिरला था, बैंक पहले उसी को लोन देता था, तब सरकार चाहा कि नहीं लोन तो भैया सबको मिलना चाहिए, है ना, तो ये भी हमारा कारण था, ठीक है, ताकि जो है लोन जो है सबको आसानी से मिले, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, जो एकाधिकार था बड़े बड़े लोगों का बैंकों पे वो कम करने के लिए राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। तो क्या होगा आंसर दोस्तों, सभी उपरोक्त सभी 1 2 3 4। तो याद रखिएगा गांव में बैंक खोलने के लिए, सबको लोन मिले उसके लिए सरकार का योजना है, उसको प्रमोट करने के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लोन जो है दिया गया। मतलब क्या किया गया, बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में, और 1980 में भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है इंदिरा गांधी के समय में, ठीक है। चलिए अगला बोल रहा है द टर्म सिग्नियोरेज क्या है। तो दोस्तों सिग्नियोरेज का मतलब ये होता है कि सेंट्रल बैंक जो केंद्रीय बैंक होता है, मान लीजिए एक नोट छापा, 10 रुपये का नोट छापा, तो 10 रुपये का नोट को छापने में कितना इसको लाभ हो रहा है उसको बोलते हैं। तो द प्रॉफिट अर्नड बाय द सेंट्रल बैंक ऑन अकाउंट ऑफ जनरेशन ऑफ मनी, तो मतलब केंद्रीय बैंक द्वारा, ठीक है, धन सृजन के कारण जो उत्पन्न लाभ होता है दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्नियोरेज बोलते हैं, याद रखिएगा।
39 का होगा ए। ठीक है, समझ में आया। तो बैंक अगर कोई पैसा छाप रहा है तो उस पैसा को छापने में कितना उसको खर्चा हुआ और उस पैसे का मूल्य वाकई में 10 रुपये का मूल्य है, 10 रुपये का नोट का, तो क्या 10 रुपये खर्च हुआ होगा? नहीं, कम खर्च हुआ होगा। मान लो 1 रुपया खर्च हुआ तो टोटल 9 रुपया क्या हो गया? सेंट्रल बैंक का लाभ हो गया। ठीक, तो 39 का आंसर होगा ए दोस्तों। फिर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ सिग्नियोरेज। जो सिग्नियोरेज का हिस्सा क्या है दोस्तों? इंटरेस्ट इनकम ऑन रिजर्व केप्ट विथ आरबीआई फॉर मनी क्रिएशन। तो आरबीआई जब मनी बनाता है, धन का सृजन जो आरबीआई करता है, तो उसके पास कुछ भंडार होना चाहिए। तो उस पर जो उत्पन्न लाभ होता है, उस पर जो ब्याज होता है, क्या वो इसका पार्ट है? हाँ, पार्ट है, सही बात है। उसके बाद इंटरेस्ट एक्रूइंग फ्रॉम बैंक ब्रांच केप्ट विथ सेंट्रल बैंक एज इंटरेस्ट फ्री बैलेंसेस इन ऑर्डर टू मीट द रिजर्व रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिजर्व को पूरा करने के लिए ब्याज मुक्त शेष राशि के रूप में केंद्रीय बैंक के पास रखी गई बैंक भी से जो अर्जित ब्याज होता है वो भी इसका पार्ट होता है सिग्नियोरेज का। इसके अलावा इन्फ्लेशन टैक्स ये भी होता है। इन्फ्लेशन टैक्स क्या आप समझते हैं? मान लीजिए 100 रुपये का आपके पास नोट था, ठीक है, आप इससे 10 रुपये पहले समोसा खरीद पाते थे। मान लीजिए समोसा का रेट हो गया 20 रुपया, तो अब 100 रुपये से आप कितने समोसा खरीद पाएंगे? 5 पीस समोसा खरीद पाएंगे। तो सरकार टैक्स तो नहीं लगाया, लेकिन फिर भी आपका 100 रुपये का मूल्य जो है कम हो गया, महंगाई लग गया। तो महंगाई एक कर के रूप में वसूला गया आपसे, जो आपका सिग्नियोरेज का पार्ट है ना। तो ये भी होगा दोस्तों। आंसर मेरा होगा 39 का 40 का आंसर होगा दोस्तों डी, उपरोक्त सभी। तो इस तरह से भले आपको कॉन्सेप्ट समझ में धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन इसको जब बार बार आप दोस्तों रिवाइज कर लेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगा। और इसी पीडीएफ को आप बार बार पढ़िए, आपका जो गलती होता है वो आप नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 41। बोल रहा है इफ़ ए कंट्री हैज़ पेग्ड या फिक्स्ड बट एडजस्टेबल एक्सचेंज रेट। अगर किसी देश का पेग्ड जो एक्सचेंज रेट है वो पेग्ड है, पेग्ड मतलब निश्चित है लेकिन समायोज्य है। निश्चित तो है, जैसे $1 के बराबर 70 रुपया है, ठीक है, पेग्ड है, लेकिन क्या ये हमेशा फिक्स नहीं है। आरबीआई जब चाहेगा कि यार डॉलर बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहा है, रुपया बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहा है, तब आरबीआई इंटरफेयर करके इसको फिक्स करता है। सामान्यता नहीं करता है, लेकिन एक्सचेंज रेट बहुत ऊपर नीचे होगा तब जो है इसको आरबीआई फिक्स करता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पेग्ड इंटरेस्ट रेट। ठीक है, और इन्फ्लेशन इन द कंट्री में मेक इट्स एक्सपोर्ट लेस। और इन्फ्लेशन होने से आपका जो निर्यात है वो कम प्रतिस्पर्धा हो जाएगा। सही बात है। अगर मान लीजिए इंडिया पेन बना रहा है, पहले पेन का दाम था 10 रुपया, अब इंडिया का पेन का दाम हो गया 15 रुपया, तो बाहर के विदेशी लोग पेन खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा। तो जब इन्फ्लेशन होता है तो हमारा जो निर्यात होता है दोस्तों वो कम प्रतिस्पर्धा हो जाता है। तो ये हमारा सही है। बोल रहा है इफ़ द कंट्री डिवैल्यू इट्स करेंसी इन द प्रोपोर्शन टू द इन्फ्लेशन देन इट्स एक्सपोर्ट में रिमेन कॉम्पिटिटिव। बोल रहा है अगर कोई देश अपना करेंसी को डिवैल्यू करता है, डिवैल्यू मतलब उसका मूल्य घटा देता है। वैसे मान लो $1 के बराबर 70 रुपया था, अब $1 के बराबर हो गया, पहले मान लीजिए $1 के बराबर 50 रुपया था, ठीक है, और पेन का दाम था, एक पेन का दाम था 10 रुपया। तो पहले आप कितना पेन खरीद पाएंगे $1 में? $1 में 50 रुपया मूल्य है, अब एक पेन का दाम है 10 रुपया, तो $1 में आप कितने पेन खरीद पाएंगे दोस्तों? 5 पीस पेन खरीद पाएंगे। अब क्या है कि महंगाई बढ़ गया, अब पेन का दाम हो गया 15 रुपया, तब $1 में वो कितना पेन खरीद पाएगा? मान लीजिए एक पेन का दाम हो गया 20 रुपये, महंगाई बढ़ गया, तो $1 में वो कितना पेन खरीद पाएगा? वो खरीद पाएगा 2.5 पेन खरीद पाएगा, है ना। 50 रुपये में कितना पेन खरीद पाएगा? 2.5 पेन। अगर मान लीजिए महंगाई बढ़ गया लेकिन फिर भी अगर उसको पेन ज़्यादा बेचना है, तब ये क्या करेगा? बैंक बोल देगा कि $1 के बराबर जो है 100 रुपये दाम है। $1 के बराबर कितना दाम है? 100 रुपया। तब वो आदमी को $1 लाएगा, 100 रुपये मिल जाएगा, तो भले पेन का दाम हो गया 20 रुपया, फिर भी आप 100 रुपये में वो आप कितना पेन खरीद पाएगा? 5 पेन। इसका मतलब जब भी कोई बैंक या सरकार पैसा का मूल्य को कम कर देता है तो महंगाई के तुलना में, तो फिर भी उसका सामान जो है प्रतिस्पर्धा ही रहता है, और अगर नहीं करता तो प्रतिस्पर्धा नहीं होता। तो ये हमारा सही है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है सी। ठीक है, दोनों सही है मेरा।
ठीक है, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 42 है, बोल रहा है भारत की वर्तमान विनिमय दर प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों, इंडिया का जो प्रेजेंट एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसमें कौन सा कथन सही है। तो याद क्या करना है कि आरबीआई इसमें जो है रेगुलेट करता है। ठीक है, आरबीआई क्या करता है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है दोस्तों, आरबीआई रेगुलेट करता है। देखिए, आरबीआई रेगुलेट का मतलब क्या होता है कि आरबीआई डिसाइड कर देता है, नहीं, आरबीआई छोड़ देता है मार्केट पे, बाज़ार पे कि क्या होगा। लेकिन अब $1 के बराबर 70 रुपया होगा, $1 के बराबर 80 रुपया होगा, क्या इसको आरबीआई रेगुलेट कर रहा है कि नहीं। आरबीआई देखते रहता है, और अगर कुछ बहुत ज़्यादा चेंज होता है तब जाके आरबीआई इंटरवीन करता है। तो ये हमारा गलत होगा। तो पहला गलत होगा, तो 2 ऑप्शन चला गया मेरा कि आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है। आरबीआई रेगुलेट करता है फॉरेक्स मार्केट को, कि हाँ, फॉरेक्स मार्केट मतलब कि $1 अगर कोई अंग्रेज लाता है तो उस कितना रुपया उसको मिलेगा, वो आरबीआई डिसाइड ज़रूर करता है। लेकिन इकोनॉमी में क्या एक्सचेंज रेट होगा उसको आरबीआई डिसाइड नहीं करता है, वो मार्केट पे छोड़ देता है। और जब बहुत ज़्यादा ऊपर उतार चढ़ाव होता है तब जाके आरबीआई जो है इंटरफेयर करता है। ये आपको ध्यान देना है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। जी बोल रहा है आरबीआई रेगुलेट द फॉरेक्स मार्केट। हाँ, आरबीआई के पास पावर है भैया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का है ना, फेमा का पावर है, तो उसके तहत जो आरबीआई रेगुलेट करता है, सही बात है। लेकिन रुपया डॉलर को नहीं करता है। ठीक है, रुपया डॉलर को करता है, क्योंकि इतना हाहाकार मचता कि रुपया इतना ऊँचे जा रहा है नीचे जा रहा है ना। तो आंसर होगा इसका 2 और 3। ठीक है, 42 का होगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। बोल रहा आरबीआई इंटरवीन करता है फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट में। हाँ, इंटरफेयर जरूर करता है, लेकिन रेगुलर पूरा फिक्स नहीं करता है। क्यों करता है, टू कंटेन द वॉलेटिलिटी इन रूपी, रुपया में जो अस्थिरता है उसको करता है, सही बात है। फिर बोल रहा है टू सेट ए प्राइस बैंड फॉर रूपी, रुपया का प्राइस बैंड नहीं, रुपया का प्राइस बैंड नहीं बोलता है कि $1 बराबर कितना होगा, वो मार्केट पे छोड़ देता है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो उतार चढ़ाव होता है, स्थिरता होता है, तब करता है। तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, आंसर होगा दोस्तों 43 का ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी एक्सचेंज रेट। ठीक है, पीपीपी मतलब $1 अगर इंडिया में 2 समोसा लेके आ रहा है, सॉरी $1 अगर अमेरिका में आप $1 से 2 पीस समोसा ले रहे हैं, और इंडिया में 40 रुपया से अगर 2 समोसा ले रहे हैं, तो आपका परचेजिंग पावर क्या है, सेम है। तब वो क्या होगा, $1 के बराबर क्या हो जाएगा, 40 रुपया। मतलब $1 का जो मूल्य है वो 40 रुपये के बराबर है। मतलब सेम अगर सामान आप खरीद ले रहे हैं $1 में और दूसरे करेंसी में उतना ही खरीद रहे हैं मुद्रा में, तब बोलेंगे कि दोनों का एक्सचेंज रेट जो है वो क्या है दोस्तों, बराबर है, पीपीपी बराबर है। ठीक है, तो 44 का देखते हैं। बोल रहा है उसी के बारे में हमारा कथन है, क्रय शक्ति समता पीपीपी के बारे में। बोल रहा है इफ़ द 2 कंट्री हैव सेम रेट ऑफ इन्फ्लेशन देन पीपीपी एक्सचेंज रेट विल रिमेन कांस्टेंट। सही बात है, अगर किसी 2 देश में महंगाई सेम है तो पीपीपी एक्सचेंज रेट हमारा सही सेम होगा, ये सही है। फिर बोल रहा है द प्राइसेस ऑफ गुड्स विल बी सेम इन बोथ कंट्री व्हेन कन्वर्टेड टू पीपीपी। सही बात, अभी हमने देखा कि 2 पीस समोसा का जो रेट था अमेरिका में, वही 2 पीस समोसा का रेट इंडिया में, तो ये भी हमारा सही है दोस्तों। तो दोनों 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, बोथ 1 और 2। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 45। बोल रहा है यदि 2 देश की मुद्रा क्रय शक्ति समानता है, मतलब पीपीपी सेम है। ठीक है, देन तो क्या सही है इसके बारे में, बोला क्या होगा इन चारों कथन में। अगर पीपीपी सेम है, इसका मतलब जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है ना, नॉमिनल एक्सचेंज रेट जिसमें महंगाई हम लोग ध्यान में नहीं रखे हैं, ठीक है, जो महंगाई के द्वारा हुआ है, तो वो तो पीपीपी सेम अगर बोलते हैं तो बोलते हैं कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट पे नामात्र विनिमय दर पे पीपीपी जो है वो बराबर है। आपको ये ध्यान देना है। तो पीपीपी सेम होने का क्या मतलब है कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट बराबर है आपका। ठीक है, चलिए 46 देखते हैं दोस्तों। तो 45 का आंसर होगा ए। 46 देखते हैं। बोल रहा है मिस्टर ए जो है वो 20 करोड़ रुपया उसका इंडिया में है। ठीक है, और मिस्टर वाई जो है वो $1 करोड़ है अमेरिका में। ठीक है, अगर मिस्टर एक्स जो है इंडिया में 20 करोड़ रुपया कंज्यूम करता है, खाता है, और सेम आइटम को मिस्टर वाई जो है $1 में खाता है, ठीक है, अमेरिका में, तो अगर दोनों का मनी के तुलना में देखें, ठीक है, अगर अमेरिका के को छोड़ के, इंडिया को छोड़ के किसी दूसरे देश में अगर देखें कि कौन अमीर है कौन गरीब है, तो क्या होगा दोस्तों, वो हमारा प्रश्न है।
बात समझ में आ रहा है? मतलब एक आदमी है एक्स, वो इंडिया में 20 करोड़ कमा रहा है। एक आदमी है वाई, वो अमेरिका में $1 कमा रहा है। एक्स 20 करोड़ रुपया से इंडिया में जितना चीज़ खरीद ले रहा है, वही सेम चीज़ वाई जो है अमेरिका में ख़रीदता है। इसका मतलब अगर दोनों बराबर अमीर होगा, कब? अमेरिका और इंडिया की तुलना देखें तो। लेकिन अगर देखें कि यार भूटान में कौन अमीर है कौन गरीब है, तब तो वहाँ ये देखेंगे ना कि $1 का भूटान के करेंसी में मुद्रा में कितना रुपया है और एक रुपया इंडिया का भूटान के मुद्रा में कितना है, तब पता चलेगा। ठीक है, अगर दूसरा देश में देखें तो डिपेंड करेगा कि उन दूसरे देश में नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है। तो 46 का आंसर होगा दोस्तों डी। अगर अमेरिका में बोलेगा या ब्रिटेन में बोलेगा, अमेरिका में बोलेगा, इंडिया में, तो दोनों बराबर है। लेकिन अगर दूसरे देश में देखेंगे तो देखना पड़ेगा कि एक्सचेंज रेट किसका जो है कैसा है ना। 48 का देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, बोला इंक्रीज इन इंडिया ट्रेड डेफिसिट में लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बोल रहा है भारत का अगर व्यापार घाटा हो रहा है, व्यापार घाटे का मतलब क्या समझते हैं कि भारत जो है एक्सपोर्ट कम कर रहा है, मतलब निर्यात कम कर रहा है और इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, यही हुआ ना व्यापार घाटा। तो एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। अगर हम सामान बाहर को कम बेचेंगे, ठीक है, तो क्या हमको डॉलर मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब हमारा डॉलर जो होगा दोस्तों, इंडिया में डॉलर होगा वो कम होगा। ठीक है, एक जिससे पता चला। दूसरा, व्यापार घाटे का दूसरा पहलू होता है कि आपका इंपोर्ट जो होता है वो बढ़ता है। तो इंपोर्ट मतलब आप बाहर से सामान ले रहे हैं, तो बाहर से जब भी सामान लेंगे तो बाहर को पेमेंट किस में करेंगे? डॉलर में करेंगे कि रुपया में करेंगे? डॉलर में करेंगे, क्योंकि विश्व में जो व्यापार होता है वो डॉलर में होता है। तो आपका डॉलर और घट गया। तो जब भी कोई चीज़ घटता है, इसका मतलब उसका मूल्य बढ़ जाएगा। जैसे देखिए मार्केट में आईफोन जो है उसका मूल्य क्यों ज़्यादा है? क्योंकि आईफोन का क्वांटिटी कम है ना। आईफोन का क्या है? क्वांटिटी कम है। तो इंडिया में क्या हो रहा है, जब आप इंपोर्ट कम हो, इंपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट कम होगा, तो भारत में डॉलर जो है भारत का, वो भारत से डॉलर बाहर जाएगा। जब भी बाहर जाएगा तो डॉलर जो होगा मजबूत होगा ना। डॉलर क्या होगा? मजबूत हो जाएगा, उसका मूल्य बढ़ेगा। और इंडिया का जो रुपया है वो होगा कमज़ोर। तो क्या होगा? हमारा ट्रेड डेफिसिट होने से हमारा रुपया जो होगा दोस्तों वो डेप्रिसिएट करेगा। तो 47 का आंसर होगा बी। बात समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विल लीड टू डेप्रिसिएशन ऑफ ए कंट्री करेंसी। बोल रहा है किसी भी देश का जो मुद्रा का जो ह्रास होगा, मूल्य का ह्रास कब होगा दोस्तों? ठीक है, तो देखिए मुद्रा का ह्रास कब होता है ये बताइए। तो अगर मुद्रा का ह्रास तभी होगा जब डॉलर जो होगा वो इंडिया से बाहर जाएगा। मतलब इंडिया से अगर डॉलर बाहर जा रहा है तभी होगा। डॉलर कम होगा तो ऑटोमेटिकली रुपया कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब भी विदेशी लोग इंडिया से मुद्रा अपना डॉलर लेके बाहर जाता है तो हमारा रुपया कमज़ोर हो जाता है ना। तो अगर बोल रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, अगर बाहर से विदेशी लोग निवेश करेंगे तो डॉलर मेरा बढ़ेगा, और डॉलर बढ़ेगा तो रुपया कमज़ोर नहीं होगा, रुपया मजबूत होगा। तो ये तो हमारा गलत है। बोल रहा है राइज इन द इंटरेस्ट रेट ब्याज दर में वृद्धि। ये बताइए दोस्तों, अगर अपना रिजर्व बैंक जो है, रिजर्व बैंक अगर अपना ब्याज दर बढ़ा देगा, तो ब्याज दर बढ़ाएगा तो बैंक भी अपना ब्याज दर बढ़ा देगा, इंटरेस्ट रेट। तो बैंक जो है ब्याज दर बढ़ाएगा तो तो जो भी पैसा अगर पब्लिक डालेगा बैंक में तो उस पर ब्याज ज़्यादा मिलेगा ना। ब्याज दर बढ़ेगा तो ऐसा थोड़ी है कि ब्याज दर खाली लोन वाला बढ़ेगा। पब्लिक अगर पैसा जमा किया तो उस पर भी तो ब्याज दर बढ़ेगा भैया। तो ब्याज दर अगर बढ़ेगा तो विदेशी लोग सोचेंगे कि यार चलो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पे ब्याज दर ज़्यादा मिल रहा है। तो बाहर से क्या होगा? डॉलर आने लगेगा, और जब बाहर से डॉलर आएगा तो फिर हमारा रुपया फिर कमजोर जो है क्या होगा? मजबूत होगा, है ना। रुपया मजबूत होगा, लेकिन बोल रहा है कि रुपया कमज़ोर कब होगा? सॉरी एक मिनट। तो रुपया दोस्तों तभी कमज़ोर होता है जब डॉलर बाहर जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ डॉलर आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बोल रहा है एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हम लोग बाहर सामान बेचेंगे तो डॉलर मिलेगा, तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों? 48 का डी। तो याद क्या रखना है? रुपया कभी तभी कमज़ोर होगा जब इंडिया से डॉलर बाहर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं दोस्तों। बोल रहा था एक्सपोर्ट competitiveness of a country with its trading partner can be best measured with which of the following rate। बोल रहा है कि कोई भी देश से अगर हम लोग व्यापार का प्रतिस्पर्धा नापते हैं
निर्यात का प्रतिस्पर्धा, ठीक है। तो नापने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ठीक है, 49 का क्वेश्चन हमारा, ठीक। तो सबसे अच्छा नापने का तरीका क्या है दोस्तों, वो है कि महंगाई को हटा दो और जो भी एक्सचेंज रेट है वो देख लो, क्योंकि नॉमिनल में आपको कुछ नहीं पता चलेगा, नॉमिनल में तो आपको महंगाई है, तो हमें पता चलेगा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। और इफेक्टिव क्यों, क्योंकि एक देश का साथ व्यापार इंडिया नहीं कर रहा है। अगर इंडिया एक देश के साथ व्यापार करता, जैसे मान लो इंडिया सिर्फ व्यापार करता अमेरिका के साथ, तब उसको बोलते हैं रियल एक्सचेंज रेट। लेकिन इंडिया का क्या व्यापार एक देश के साथ है क्या, कि नहीं, अमेरिका के साथ भी है, चाइना के साथ भी है, ब्रिटेन के साथ भी है, रूस के साथ भी है, सऊदी अरब के साथ है। तो हम लोग इसमें एक्सचेंज रेट एक देश का नहीं निकालते, बल्कि पूरे जितना करेंसी में व्यापार कर रहे हैं, डॉलर में कर रहे हैं, येन में कर रहे हैं, पाउंड में कर रहे हैं, क्या स्टर्लिंग में कर रहे हैं, सबका जो है इंटरेस्ट रेट निकालते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट दो होता है, एक रियल होता है, एक नॉमिनल होता है। लेकिन हमको व्यापार का प्रतिस्पर्धा अगर देखना है तो हम लोग को रियल देखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसमें महंगाई नहीं होता है। तो 49 का आंसर होगा दोस्तों डी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इफ ए रुपीज एप्रिसिएटिंग इन रियल टर्म, बोल रहा है रियल टर्म। रियल टर्म मतलब महंगाई को हटा के अगर रुपया एप्रिसिएट कर रहा है, मतलब रुपया बढ़ रहा है ना, उसका मूल्य बढ़ रहा है, मतलब पहले $1 के बराबर अगर 70 रुपया था, अगर रुपया एप्रिसिएट कर रहा है मतलब $1 के बराबर क्या हो जाएगा, 50 रुपया, मतलब रुपया क्या हो गया, उसका मूल्य बढ़ गया, है ना। तो बोल रहा है अगर वो हो रहा है तो क्या इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा दोस्तों, नहीं। सिंपल सा बात है, देखिए अगर मान लो $1 के बराबर पहले था 100 रुपया, ठीक है, और कोई पेन का दाम था 10 रुपया, ठीक। तो विदेशी लोग कितना पेन खरीदेगा इंडिया से, 10 पेन, ठीक है। अब मान लो $1 के बराबर हो गया 50 रुपया, तो रुपया क्या हो गया, मजबूत हो गया, एप्रिसिएट करेगा। तो अब कोई विदेशी लोग 10 रुपये का अगर पेन है तो कितने में खरीद पाएगा, 5 रुपये में। और हम क्यों 10 रुपये ही ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है वास्तविक, मतलब रियल, तो रियल मतलब इन्फ्लेशन नहीं है। तो अब 5 पेन ही खरीद पाएगा। तो ये बताइए कि क्या वो चाहेगा कि यार कि हम पहले 10 पेन खरीद सकता था, बोल रहा है 5 पेन, तो अब क्या इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा कि घटेगा, इंडिया का एक्सपोर्ट क्या होगा दोस्तों, घटेगा, है ना। क्योंकि पहले 10 पेन बेच सकता था इंडिया, क्योंकि एक पेन 10 रुपये का था और $1 के बराबर 100 रुपया था, तो 10 पेन आराम से कोई जो है एक्सपोर्ट बढ़ता था। लेकिन जब $1 बराबर 50 रुपया हो गया तो 5 पेन ही जाएगा, तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो घट जाएगा दोस्तों। तो 50 का आंसर होगा ए, एक्सपोर्ट बढ़ेगा नहीं, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव का कोई सवाल ही नहीं होता है, कॉम्पिटिटिव तो होगा ही नहीं दोस्तों, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव तभी होगा तो जब देखा जाएगा यार महंगाई तो देखेंगे, ये भी देखेंगे कि क्वालिटी कितना है। तो सिंपल सा है कि 50 का होगा दोस्तों ए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। बोल रहा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोल रहा इफ़ ए रुपी इज डेप्रिसिएटिंग, अगर रुपया कमज़ोर हो रहा है, तो रुपया जब भी कमज़ोर होगा तो हमारा एक्सपोर्ट जो होता है वो महंगा हो जाता है। जब हम लोग, अब देखिए $1 के बराबर पहले था 50 रुपया, ठीक। अब $1 के बराबर हो गया 100 रुपया, इसका मतलब क्या हुआ, रुपया कमज़ोर हो गया। तो पहले मान लीजिए भारत कुछ सामान पेट्रोल मंगाता था, तो मान लीजिए पहले वो मंगाता था $2 का पेट्रोल, तो उसको कितना रुपये देना पड़ता था, 2 × 50 मतलब 100 रुपया, ठीक है। अब उसको जो है मंगाना पड़ रहा है, मान लीजिए अभी भी $2 का ही पेट्रोल मंगा रहा है। अब जब रुपया डिप्रिसिएट कर गया, कमज़ोर हो गया, तब उसको कितना रुपये देना पड़ेगा दोस्तों, 200 रुपये, 2 × 100 200 रुपये। तो अगर रुपया डिप्रिसिएट कर रहा है तो हमारा जो इम्पोर्ट है दोस्तों, क्या है, हमारा जो इम्पोर्ट है वो हो जाता है महंगा, और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो हो जाता है सस्ता, ठीक है। तो बोल रहा है कि इफ ए रुपी डेप्रिसिएट, रुपया कमज़ोर रह रहा है, देन इट लीड्स टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट इन डॉलर। दोस्तों डॉलर में इंपोर्ट तो कोई नहीं चेंज हो रहा है, अभी भी आप $2 का ही मंगा रहे हैं। लेकिन अगर रुपया में देखेंगे ना कि रुपया में आपको खर्चा ज़्यादा हो गया, अभी भी आप $2 का पहले भी मंगाते थे, अभी भी आप $2 का ही मंगा रहे हैं, पहले भी और अभी भी। तो ये बताइए डॉलर में कोई मूल्य में चेंज हुआ क्या, कॉस्ट में नहीं, रुपया का जो मूल्य में आपका चेंज हो गया। पहले 100 रुपया में आपको $2 में हो जाता था, अब 200 रुपया। तो पहला गलत होगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट आपका बढ़ा जरूर है, लेकिन डॉलर में बढ़ा, रुपया में बढ़ा है, ना कि डॉलर में। तो मेरा पहला होगा दोस्तों गलत। दूसरा देखते हैं, बोल रहा है इट लीड्स टू, अगर रुपया डिप्रिसिएट कर रहा है मतलब वही है कमज़ोर हो गया, तो इट लीड्स टू
अर्निंग मोर डॉलर पर यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको डॉलर ज़्यादा मिलेगा। फिर यहाँ पे गलत बोल रहा है ना, कि डॉलर में एक्सपोर्ट नहीं होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अगर रुपया डिप्रिशिएट कर रहा है तो $1 के बराबर अगर 100 था और $1 के बराबर जो है 200 हो गया, तो क्या इससे आपको ज़्यादा डॉलर मिलेगा क्या? नहीं। अभी भी अगर आप 10 रुपये का पेन अगर बेच रहे थे 10 पेन, तो 100 रुपये का 10 पेन, अभी आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, लेकिन क्या डॉलर तो उतना ही मिलेगा ना, $1 के बाद 100 रुपया। अभी आपको $1 में 200 रुपये अगर हो गया तो आप 20 पेन ज़रूर बेच पाओगे, लेकिन अभी भी आपको बाहर से $1 ही मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा रुपया डिप्रिशिएट हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा ज़रूर। ठीक है, एक्सपोर्ट ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन ज़्यादा डॉलर आने लगेगा ये नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो ये हमारा गलत। ठीक, तो 51 का आंसर होगा दोस्तों डी, नाइदर 1 नॉर 2। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग 51 तक देख चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, टेंशन मत लीजिए। गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों।